यस स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जो अपना टॉपिक चल रहा था केंद्र सरकार के अंतर्गत राष्ट्रपति, कौन सा टॉपिक चल रहा था? राष्ट्रपति। और उस राष्ट्रपति के बारे में अपने सामान्य परिचय और उनकी सामान्य शक्तियों के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज राष्ट्रपति की जो सामान्य शक्तियां हैं उन सामान्य शक्तियों की अपन देखेंगे। सबसे पहली जो शक्ति है वो है कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति। जो ये आर्टिकल दिया हुआ है बच्चों अनुच्छेद 53 के अंतर्गत। 53 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति, जो मैंने कल भी बताया था कि अनुच्छेद 52 में ये कहा गया कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, और 53 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका के जो समस्त कार्य होंगे, अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका के समस्त, अनुच्छेद 53 में ये कहा गया है कि कार्यपालिका के समस्त कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अब देखो, जो यदि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप ध्यान रखना। अपन एक क्रैश कोर्स के माध्यम से जल्दी मैं सिलेबस को पूरा करवाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि बोर्ड एग्जाम में आप SST को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हो। तो बात रही सामान्य शक्तियों में, सबसे पहली जो शक्ति है वो है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति। अब राष्ट्रपति के पास में ये पावर है कि वो जितने भी भारत के अंदर महत्वपूर्ण अधिकारी है उनकी नियुक्ति करते हैं। नियुक्ति का अधिकार केवल और केवल किसके पास में है? राष्ट्रपति। तो आपको बिंदु लिखना है कि महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति, और दूसरा एक शब्द मैंने लिखा है पदच्युति। पदच्युति का मतलब है जरूरत पड़े तो उस अधिकारियों को वो पद से हटाने का कार्य भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। नंबर 2 क्या है? शासन संचालन संबंधी शक्ति। मैंने पहले ही बताया था कि कार्यपालिका का जितना भी जो भी शासन होगा वो शासन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, इसलिए राष्ट्रपति है वो शासन संचालन संबंधी शक्ति भी राष्ट्रपति के पास में क्या है? मौजूद होती है। नंबर 3 सैनिक शक्तियां, यानी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। याद रखना, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। इस चीज का भी आप विशेष ध्यान रखना, सेना का कमांडर माना जाता है राष्ट्रपति, इसलिए इन सैनिक शक्तियां भी राष्ट्रपति में निहित होती है। और नंबर 4 जो आपका बिंदु आ रहा है वो है वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति। वैदेशिक का मतलब आपको समझना पड़ेगा, वैदेशिक का मतलब होता है विदेश। वैदेशिक का मतलब होगा विदेश। विदेश के जितने भी राजदूत होंगे, जितने भी विदेश हो, जैसे भारत सरकार है और भारत सरकार की जो कार्यपालिका काम कर रही है, उस कार्यपालिका यदि विदेशों के साथ में कोई समझौता कर रहा है, विदेश के साथ में यदि कोई समझौता हो रहा है तो उन सारे समझौते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, और उन समझौतों पर केवल और केवल प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति ही अपने सिग्नेचर करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना। तो सबसे पहले होगी कार्यपालिका में महत्वपूर्ण अधिकारी कौन कौन से होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि कार्यपालिका के अंदर जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, ये भी काम किसका है? राष्ट्रपति का है। उसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर जितने भी मंत्रिमंडल के अंदर जो मंत्री है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री है, चाहे वो राज्य मंत्री है, उन सभी मंत्रियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, उन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और उसके बाद में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। उसके बाद में और जितने भी भारत सरकार के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, उन सारे महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों में, कार्यपालिका या प्रशासनिक शक्ति में आएगी। और आपको याद रखना है ये आर्टिकल है 53। दूसरा मैंने बताया कि सामान्य शक्तियों में दूसरी है विधायी शक्ति। विधायी का मतलब है जो बजट पारित होता है भारत सरकार की कार्यपालिका द्वारा, संसद में जो बजट पारित होता है, जिस बजट का निर्माण किया जाता है, उस बजट के ऊपर राष्ट्रपति की क्या शक्तियां हैं, आइए ध्यान दें। सबसे पहली शक्ति है विधायी क्षेत्र का प्रशासन। विधायी का मतलब होता है जो भी बजट पारित होता है उस बजट की रूपरेखा बनाना, उस बजट कहाँ पर कितना खर्च किया जा रहा है, इन सभी की जानकारी है वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। नंबर 2 क्या है? विधायी क्षेत्र का प्रशासन। नंबर दूसरी विशेषता क्या है? सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति के पास में ये पावर है कि लोकसभा में जो संसद के 2 सदनों की हमने बात की थी,
जिसमें एक राज्यसभा था और दूसरा लोकसभा था। तो लोकसभा के अंदर 2 मेंबर, 2 सदस्य, जिसको 2 सदस्यों की नियुक्ति, याद रखना 2 सदस्यों की नियुक्ति संसद में, लोकसभा में की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और ये 2 सदस्य होंगे एंग्लो इंडियन। कौन से होंगे? एंग्लो इंडियन, जिसको मैं कह सकता हूं आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व। यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है तो उस 2 सदस्यों को नियुक्त करने की जिम्मेदारी है वो किसकी होगी? राष्ट्रपति की होगी। इसके अलावा राज्यसभा, ये तो हमने बात कर दी थी लोकसभा की, और इसके अलावा मैं यहाँ लिख देता हूँ राज्यसभा। संसद के 2 सदनों में एक होता है लोकसभा, और हमने कल भी बात की थी संसद, जो हमारी संसद है वो 3 लोगों से मिलकर बनती है। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा और नंबर 3 राष्ट्रपति। संसद में आर्टिकल होगा 79, उसके बाद में राज्यसभा का आर्टिकल होगा 80, याद रखना राज्यसभा का आर्टिकल 80 और लोकसभा का आर्टिकल होगा 81। कितना होगा? अनुच्छेद 79 में ये प्रावधान है कि भारत में एक संसद होगी, 80 में ये प्रावधान है राज्यसभा का गठन और 81 में है लोकसभा गठन। तो राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति है बच्चों, क्या शक्ति है कि लोकसभा में यदि आंग्ल भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा। अब रही बात राज्यसभा की, तो राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति है वो 12 सदस्यों को, कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। क्या करेगा? अब ये 12 सदस्य कौन से होंगे? ये 12 सदस्य कला, साहित्य, शिक्षा, खेल जगत के अंदर राष्ट्रपति की नजरों में अच्छे व्यक्तित्व के धनी होंगे, उनको ये नियुक्त करेगा। तो नंबर 2 अपनी विशेषता थी विधायी शक्तियों में, पहली विधायी क्षेत्र का प्रशासन संभालना, नंबर 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति जो लोकसभा और राज्यसभा में है, नंबर 3 विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। याद रखना विधेयक का मतलब होता है संसद में मान लो कोई बिल पास हुआ है, संसद में मान लो कोई बिल पास हुआ है, संसद के किसी भी सदन में, जैसे लोकसभा में पास हुआ, फिर वो बिल कहाँ जाएगा? राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा के बाद में राष्ट्रपति जब उस बिल पर बच्चों क्या कर देंगे? हस्ताक्षर कर देंगे, तो वो बिल क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा। तो राष्ट्रपति के पास में एक पावर है, क्या पावर है? कि विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, यानी वो उस पर एक बार हस्ताक्षर करने से मना कर सकते हैं और वो विधेयक वापस भेजा जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, संशोधन करने के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, फिर राष्ट्रपति उस पर क्या करते हैं? हस्ताक्षर करते हैं। ये आपको ध्यान देना। 3 है जी वीटो पावर, जिसको कहते हैं विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग करना। नंबर 4 महत्वपूर्ण विशेषता है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये क्या होता है? अध्यादेश का मतलब होता है राष्ट्रपति द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है, उस आदेश का नाम है प्यारे छात्रों अध्यादेश। क्या नाम है? अध्यादेश। ये क्यों जारी किया जाता है, इस चीज को समझना। जब मान लियो संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है, संसद की कार्यवाही ठप है, कुछ भी संसद के अंदर काम नहीं होता है, तब राष्ट्रपति के पास में एक अनुच्छेद के अंतर्गत एक पावर दिया गया है कि वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, और ये अध्यादेश है वो संसद की कार्यवाही होने के 6 सप्ताह बाद तक भी लागू रह सकता है। तो चौथा बिंदु क्या है? बिंदु बना के लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति आपके सिलेबस में है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना बताई जा रही है। नेक्स्ट बिंदु है 3 सी पे मैंने नोट किया है वित्तीय शक्तियां। राष्ट्रपति के पास में मनी पावर है कि नहीं है? क्या? धन की शक्ति क्या है? जैसे लोकसभा, ये शक्ति है वो लोकसभा को ज्यादा है, लेकिन कोई भी धन बिल विधेयक पेश करते हैं, यदि धन विधेयक आपको पेश करना है, कहाँ पर? चाहे वो ज्यादातर लोकसभा में पेश होगा, तो धन विधेयक जब हम पेश करेंगे तब उस धन विधेयक पर राष्ट्रपति को जानकारी होना बहुत ही क्या है? जरूरी है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना संसद में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो एक पॉइंट ये बन गया, क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों की विवेचना कीजिए, तो हमने ये विवेचना की। नंबर 2 अपना जो पॉइंट बन रहा है प्यारे छात्रों, वो ये है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां।
राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर, जिसको कह सकते हैं आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति यदि देश में कोई संकट उत्पन्न हो गया है, देश की स्थिति में कोई खतरा उत्पन्न हो गया है, तो राष्ट्रपति के पास में अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद में इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 352, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा आपके लिए। नंबर पहला है युद्ध, बाहरी आक्रमण। देखो ध्यान देना, यदि भारत के किसी पड़ोसी देश से यदि युद्ध की संभावना है या बाहरी कहीं पर आक्रमण हो गया है या आंतरिक अशांति, ये देश के अंदर इंटरनल, देश की सीमाओं के अंदर आंतरिक अशांति की स्थिति में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके आपातकालीन लगा सकता है, यानी देश में आपातकाल की स्थिति लगाई जा सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 352 में। किन बिंदु को ध्यान? राष्ट्रपति को जब ये लग जाए कि देश की अस्तित्व को खतरा है, देश पर युद्ध होने वाला है या बाहरी आक्रमण होने वाला है या फिर क्या है आंतरिक, देश के आंतरिक भाग में यदि ऐसा कोई माहौल क्रिएट हो रहा है, इसका अनुमान यदि राष्ट्रपति को लग जाता है तो राष्ट्रपति वहां देश के अंदर आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि एक शब्द था आंतरिक अशांति। कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति। लेकिन जो हमारा संविधान अमेंडमेंट हुआ था 44वां, याद रखना 44वें संविधान संशोधन में इस आंतरिक अशांति की जगह एक शब्द जोड़ा था और वो शब्द है बच्चों सशस्त्र विद्रोह। यदि भारत के किसी आंतरिक भाग में कहीं सशस्त्र विद्रोह होता है, उस स्थिति में भी आपातकाल की घोषणा की जा सकती है और वो आपका आर्टिकल होगा 352। किसके अंतर्गत की जा सकती है? 352। अब देखो, यदि मान लो राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो गया और उन्होंने 352 अनुच्छेद का प्रयोग करके आपातकाल की घोषणा कर दी, यदि उस समय मान लो संसद के लोकसभा काम नहीं करी, तो एक बार जब ये आपातकाल लग जाएगा तो 2 माह तक, कितने महीने तक? 2 माह तक बिना किसी सदन की परमिशन लिए हुए, कितने महीने तक? 2 मंथ, 2 माह तक बिना किसी संसद की स्वीकृति लिए हुए ये आपातकाल लागू रह सकता है और 2 माह के अंदर उसको संसद के किसी भी एक सदन से परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद 6 महीने तक बढ़ जाएगा। ये आपातकाल कितने माह? याद रखना 6 माह तक। 2 महीने तो ऐसे रहेगा, उसके बाद में संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, उन दोनों में से किसी एक सदन से आपको स्वीकृति लेनी पड़ेगी और स्वीकृति साधारण बहुमत से, स्वीकृति किसे? साधारण बहुमत से स्वीकृति लेने पर ये 6 माह के लिए लागू रह सकता है। अब आपके ध्यान में ये प्रश्न आएगा कि क्या 6 माह से इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल जी हाँ, 6 माह के बाद फिर से आपको संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन, वापस 6 महीने और बढ़ाया जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि अनुच्छेद 352 जितने समय तक आप बढ़ाना चाहते हो उतने समय तक लागू रह सकता है और यदि इसको हटाना है तो संसद का कोई भी सदन है, उस किसी भी सदन, जैसे लोकसभा के अंदर इसको साधारण बहुमत से पास कर दो और वापस ये अनुच्छेद आपातकाल है वो क्या हो जाएगा? हट जाएगा। अब अपन नंबर 2 बात करते हैं। ये तो हुआ 352। अब एक आर्टिकल और है जिसका नाम है 356। कौन सा आर्टिकल है? 356 क्या कहता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, क्योंकि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य में अपने एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, जो राज्यों से कोई भी रिपोर्ट होती है वो राष्ट्रपति तक प्रेषित करते रहते हैं। उस व्यक्ति का नाम है बच्चों राज्यपाल। क्या नाम है? राज्यपाल। यदि किसी राज्य के राज्यपाल ने ये बात राष्ट्रपति को एक सूचना भेज दी या राष्ट्रपति को एक नोटिस भेज दिया या राष्ट्रपति जी को लिखित में परामर्श दे दिया कि हमारे राज्य में संवैधानिक मतलब संविधान के अनुसार शासन नहीं चल रहा है, ऐसा लिखित में सिफारिश कर दी है, किसने? राज्यपाल ने। किसको? राष्ट्रपति को। तो इस दरम्यान राष्ट्रपति है वो अपनी संकटकालीन जो आपातकालीन स्थिति है
अनुच्छेद 356 का प्रयोग करेंगे और 356 का प्रयोग करते हुए उस राज्य में एक शासन लागू कर देंगे, राष्ट्रपति शासन। और जब उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा तो उस राज्य की विधानसभा है वो भंग हो जाएगी और उस राज्य की कानून व्यवस्था है वो संसद के पास आ जाएगी। ध्यान रखना, किसके पास आएगी? संसद। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा है कि राज्यपाल ने रिपोर्ट भेजी और राष्ट्रपति शासन लगा दिया, तो कितने माह तक? तो बिना संसद की स्वीकृति के 2 माह तक, वही नियम है, बिना संसद की स्वीकृति से कितने? 2 माह तक। और 2 माह के बाद में संसद के लोकसभा से, संसद का जो सदन है लोकसभा से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी और परमिशन लेने के बाद में 6 माह तक, कितने माह तक? 6 माह तक। लेकिन इसमें एक और नियम है कि 3 वर्ष से अधिक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रह सकता। अधिकतम कितने वर्ष आपको पूछा जाए, इसके अंतर्गत वर्णन करना है। किसी भी राज्य में अधिकतम राष्ट्रपति जो शासन है वो 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। नंबर 3 राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो है बच्चों वित्तीय संकट, जिसका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में ये वर्णन है कि हमारे देश की साख खतरे में है। भारत देश के आंतरिक भाग में या किसी अन्य जगह पर देश की वित्तीय स्थिति बहुत गड़बड़ा गई है, देश की इकोनॉमिक्स स्थिति बड़ी खराब है, ऐसा यदि राष्ट्रपति को कहीं आभास हो जाता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 360 का प्रयोग करते हुए वित्तीय आपातकाल लगाता है। लेकिन हमारे देश में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। प्यारे छात्रों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। तो हमने राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब हमने आज के 2 महत्वपूर्ण बिंदु के माध्यम से चर्चा की कि राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां कौन कौन सी होती है और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां कौन सी होती है, प्रबल संभावना क्वेश्चन बनने की। अब नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है बच्चों वो है राज्यसभा। कौन सा है? राज्यसभा। हमने बात पहले भी की थी कि संसद है, संसद के कितने सदन, मैं वापस लिख देता हूं। संसद का आर्टिकल 79, संसद के 2 सदन, ये हो गया आपका लोकसभा जिसके बारे में अध्ययन हमने कर लिया 79 अनुच्छेद के तहत, ये 81 के अनुच्छेद, और ये आपकी होगी राज्यसभा और राज्यसभा में आपका होगा 80। तो हम बात करें राज्यसभा, और राज्यसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया। अब सामान्य जानकारी में बता देता हूं कि राज्यसभा की जो सीटें होती है वो राज्यसभा की सीटें होती है 250 निर्धारित, आप ध्यान रखना 250 से सीटें निर्धारित होती है। लेकिन वर्तमान में यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में राज्यसभा की 245 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? लेकिन संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा की 250 सीटें होगी। लेकिन इन 250 में से प्यारे छात्रों 12 सीटें, कितनी सीटें? 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। तो चुनाव कितने पर होगा? 238 सीटों पर राज्यसभा का क्या होगा? चुनाव होगा। अब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है तो इस चीज को भी ध्यान दें। सबसे पहले मैं ये बता दूंगा कि राज्यसभा का कोई सदस्य बनना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या है। तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। मुख्य विशेषता क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी विशेषता क्या है? उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु है वो निर्धारित की गई। तो लोकसभा सदस्य राज्यसभा सदस्य बनने के लिए पहली शर्त है कि वो भारत का नागरिक हो, दूसरी शर्त है उसकी आयु 30 वर्ष हो, और तीसरी शर्त ये है कि वो संविधान वो न्यायालय की नज़र में दिवालिया या पागल घोषित नहीं हो, और चौथी इसकी जो मुख्य शर्त है वह किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं होना चाहिए। अब देखो ध्यान देना, ये तो हो गई उसकी राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता, और 280 थ्रू 38 सीट होती है। अब चुनाव कैसे होता है? राज्यसभाओं का चुनाव लोकसभा के विपरीत, देखो इस यहाँ थोड़ा समझने की बात है। जैसे अपन बात कर रहे हैं राज्यसभा, किसकी बात करें बच्चों? राज्यसभा। तो राज्यसभा के सदस्य तो मैंने बता दिया कि कैसे बनते हैं।
क्या योग्यता होनी चाहिए। लेकिन इनका यदि चुनाव की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, चुनाव, राज्यसभा सदस्यों की चुनाव की बात आ जाए, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से याद रखना, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से कैसे होता है, क्योंकि लोकसभा सदस्यों का चुनाव सीधा का सीधा जनता द्वारा होता है, जनता द्वारा चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा का चुनाव जनता द्वारा नहीं होता है, अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, कौन सी प्रणाली, वही जो राष्ट्रपति की थी, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। एक चीज और ध्यान रखना, भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन मतलब पद से ही सभापति हो जाते, ध्यान रखना। तो ये राज्यसभा की मुख्य बातें थी। 245 वर्तमान में सीटें हैं, टोटल सीटें 250 होती है राज्यसभा की, 12 सीटें राष्ट्रपति द्वारा उन सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। योग्यता मैंने आपको बता दी, राज्यसभा का चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, और भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति माने गए हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं, क्या राज्यसभा के क्या कार्य होते हैं और राज्यसभा की क्या शक्तियां होती हैं। नंबर 1, विधायी शक्तियां, कोई भी कानून बनता है, कोई भी विधेयक पेश होता है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो राज्यसभा में हो, दोनों की सहमति होनी जरूरी है, इसलिए सबसे पहली शक्ति कौन सी है, विधायी शक्ति। नंबर 2, संविधान संशोधन की शक्ति, कॉन्स्टिट्यूमेंट अमेंडमेंट की जो पावर है वो भी दोनों में होती है, क्योंकि कोई भी संविधान में संशोधन यदि करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले चाहे वो लोकसभा में बिल आए चाहे राज्यसभा में आए, दोनों की स्वीकृति जरूरी है, तो यहाँ भी दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। तीसरी है वित्तीय शक्ति, और वित्तीय शक्ति का जहाँ तक सवाल है, लोकसभा को ज़्यादा पावर है लेकिन फिर भी राज्यसभा भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निकाली है। और उसके बाद विविध शक्तियाँ, विविध शक्तियों के अंदर बहुत सारी शक्ति हैं, इनका जो अधिवेशन बुलाने का कार्य है, और इसके अंदर राष्ट्रपति द्वारा दोनों की संयुक्त रूप से अधिवेशन करना, यदि दोनों में मन मुटाव हो तो उनको जोड़ने का कार्य, और उसके बाद में सिविल सेवा, ये ध्यान रखना राज्यसभा का मुख्य कार्य है सिविल सेवा के अंदर कोई अमेंडमेंट करना हो, कोई सुधार करना हो, सिविल सेवा का कुछ कार्य करना हो, ये सब सारे के सारे मुद्दे किस में आते हैं, राज्यसभा के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। नंबर 1, केंद्र सरकार के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, आज राष्ट्रपति पार्ट 2 है, राष्ट्रपति कंप्लीट किया हमने, जिसमें राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां पढ़ी, फिर राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां पढ़ी, और उसके बाद में हमने पढ़ा राज्यपाल। इस प्रकार आपके 7 नंबर का जो टॉपिक है वो एक और वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट करवाने का प्रयास करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।